स्टूडेंट, तो आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए डीसी सर्किट का चैप्टर लेके आए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन कह रहा है एक आदर्श धारा स्रोत के पास होता है। सबसे पहले हम समझते हैं धारा सोर्स होता क्या है। धारा सोर्स की अगर हम बात करें, धारा सोर्स या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं करंट सोर्स, और एक होता है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये करंट सोर्स क्या होता है, जिसके थ्रू हम करंट मीजर कर सकें, है ना। और वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसके थ्रू हम वोल्टेज मीजर कर सकें। करंट सोर्स में जैसे आपका क्या आता है, अमीटर आता है। क्या आता है, अमीटर। अमीटर के थ्रू हम क्या मीजर कर सकते हैं, करंट। वोल्टेज सोर्स में क्या आता है अपना, वोल्ट मीटर आता है। वोल्ट मीटर आता है, इसके थ्रू हम क्या मीजर कर सकते हैं, वोल्टेज। करंट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या आता है, आई बराबर एक होता है बी अपॉन आर और एक होता है क्यू बराबर आई टी। इसी को बोल देते हैं या बी बराबर आई आर, ठीक है। एक ये होता है। अब वोल्टेज सोर्स की बात करें तो दो फार्मूले निकलते हैं, बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू और एक आता है आपका बी बराबर आई आर वोल्टेज सोर्स के। तो ये याद रखना, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। कई बार बता चुका हूँ, है ना। आई क्या है, करंट का किस में मीजर करोगे, एम्पियर में। आर क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, मीजर किस में करोगे, ओम में। अब वो कह रहा है करंट सोर्स के पास होता है, तो करंट सोर्स जानते हैं और वोल्टेज सोर्स दोनों एक साथ। तो पहले हम बात करें आदर्श करंट सोर्स की। कह रहा है देखो, एक होता है आपका करंट सोर्स और एक होता है आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स, तो ये आइडियल की बात कर रहा है। आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। और अगर करंट सोर्स की बात करें केवल, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। लेकिन वो आइडियल की बात कर रहा है। तो अब देखो इसमें कह रहा है एक आदर्श स्रोत में होता है अनंत आंतरिक प्रतिरोध, यानी जो स्मॉल आर है ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। और अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या निकलती है, आई बराबर बी अपॉन आर, यानी बी अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट का मान क्या होता है, जीरो, ठीक है। यानी 1 अपॉन इनफाइनाइट का मान क्या होता है, जीरो। करंट क्या होती है, जीरो इसमें, है ना। ये याद रखना है आपको। यहाँ अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, जो हमारी करंट होगी वो क्या होगी, आई बराबर बी अपॉन आर। तो बी अपॉन जीरो, जीरो का भाग करोगे तो करंट क्या निकलेगी, इनफाइनाइट। आइडियल करंट सोर्स में आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। और आइडियल करंट सोर्स में आपकी धारा क्या होगी, जीरो। और करंट सोर्स की बात करें केवल, तो करंट सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, जीरो, और धारा क्या होगी, इनफाइनाइट। तो सी इज़ राइट आंसर, आइडियल की बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है वोल्टेज सोर्स के पास होता है। तो वोल्टेज सोर्स एक होता है हमारा वोल्टेज सोर्स और एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है हमारा, जीरो, है ना। आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात हो रही। और अगर हम बात करें केवल वोल्टेज सोर्स की, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। यहाँ से अगर ये क्या है आपका आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जीरो।
और अगर आइडियल करंट सोर्स होता तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता, अनंत, है ना। आइडियल करंट सोर्स होता तब अनंत होता, लेकिन यहाँ आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो धारा क्या निकलेगी, I बराबर बी अपॉन आर। आर का मान 0 रखोगे तो बी अपॉन 0, यानी करंट क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो जो आपकी करंट निकलेगी वो क्या निकलेगी, इनफाइनाइट। आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा और करंट क्या होगी, इनफाइनाइट। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, 0, ये याद रखना है। तो अब ये देखो कह रहा है अधिकतम EF निम्नतम EF शून्य स्रोत प्रतिरोध, हाँ ये ठीक है। शून्य स्रोत क्या होता है, प्रतिरोध होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। अनंत तो नहीं होता, अनंत क्या होती है, धारा होती है आइडियल वोल्टेज सोर्स में। नेक्स्ट कह रहा है 4 ओम का प्रतिरोध एक परिपथ में 4 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा है तो धारा होगी। रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, 4 ओम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर का मान दिया है 4 ओम, ठीक है। और क्या दे रहा है, बी बराबर कितना दे रहा है, 4 वोल्ट। तो धारा पूछ रहा है, आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर। तो बी का मान कितना है, 4/4 कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर धारा आ जाएगी। तो सी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ होती है। अगर हम बात करें धातु या चालक पदार्थ की, धातु की अगर हम बात करें तो धातु में क्या होता है, जो धातु, अगर धातु की बात करें, धातु मतलब चालक, चालक का ताप बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन जो चालकता होती है वो क्या होती है, घटती है। किसका, चालक पदार्थ का, ठीक है। ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, चालकता घटेगी। तो सीधी सी बात है, ठोस धातु बोल रहा है, धातु है ना, ठोस धातु, तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस, चालकता क्या होगी, घटेगी। तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट अगर अब बात करें अर्धचालक की, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, क्या क्या होते हैं सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनके बाहरी कोष में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हो। तो हम बात करें जैसे, तो जो अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चालक से कम होते हैं। तो इनका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और इनकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है धातु या ठोस का, तो घटेगा, सी। नेक्स्ट कह रहा है पैरेलल का फॉर्मूला क्या है। इसमें देखो आर बराबर हमारा एक होता है पैरेलल के लिए 1/R1 + 1/R2, ये पैरेलल के केस में। तो अब मल्टीप्लाई करोगे 1/RP बराबर, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो R1 R2 + R2 बटे R1 R2। जब इसको पलटोगे RP बराबर क्या आ जाएगा, RP बराबर क्या आ जाएगा, R1 R2 बटे R1 + R2, जो कि हमारा कैसा है, पैरेलल में है ना। तो बी इज़ राइट। और अगर सीरीज़ की बात करें तो RSC बराबर सीरीज R1 + R2 ये होता है, ठीक है, + R3 जितना है। नेक्स्ट कह रहा है किरचॉफ वोल्टता नियमानुसार किसी संवृत पास में सभी IR तथा EMF का बीजीय योग हमेशा शून्य होता है ना, शून्य होता है, धनात्मक होता है ना, ऋणात्मक होता है। तो कैसा होता है, शून्य होता है। देखो अगर कोई हमारा सर्किट देखें, सपोज ये सर्किट है, प्लस माइनस एक रेजिस्टेंस ये लगा, एक ये, ठीक है, रेजिस्टेंस R1 R2 और ये E1 E2। तो हम अगर हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम देखें तो कहता है इसमें कोई धारा बह रही है ना, तो I किसी बंद परिपथ में धारा और उसके संगत
प्रतिरोध का गुणनफल का योग उस लूप में लगे हुए विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। ये क्या है? विद्युत वाहक बल किसी बंद परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध और उसके संगत धारा का गुणनफल उस लूप में लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा, ठीक है। और अगर हम इसको कंबाइन ले लें, सिग्मा आई आर माइनस सिग्मा ई बराबर क्या आ जाएगा? 0, यानी बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बीजीय योग। तो ये इज़ राइट। नेक्स्ट, सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो वृद्धि करने के लिए तो क्या होगा? वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगी। जैसे हम देखते हैं सेलों को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है। सेल मतलब बैटरी कोई होगी प्लस माइनस, ठीक है, ए प्लस माइनस इस तरह हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इसकी क्या है? वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगी। ये याद रखना हमेशा, है ना। जब हम देखते होंगे कभी कभार शादी वगैरह में बैटरी लगा दी जाती हैं 2-2 3-3 सीरीज में कनेक्ट करके, जिससे उसकी पावर बढ़ जाए, यानी वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गैर ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है? गैर ओमीय मतलब जो ओम के नियम का पालन ना करे। ओम का नियम क्या कहता है? ओम्स लॉ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक मतलब वायर या शुद्ध भाषा में बोले तो तार, है ना। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक मतलब तार, ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगा विभवांतर किसके? धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है? ओम्स लॉ। आर क्या है? जहाँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किस में मीजर करते हैं? ओम में। करंट को एम्पियर में, और वोल्टेज को किस में मीजर करते हैं? वोल्ट में, है ना। एक वोल्टेज का फॉर्मूला ये भी होता है, V बराबर W/Q, यानी कार्य बटे आवेश। यहीं से इसकी परिभाषा निकलती है वोल्टेज की। एकांक समय में किए गए कार्य को ही हम क्या बोलेंगे? वो विभव कहेंगे, है ना, विभव। तो अब जो हमारी बात चल रही थी गैर ओमीय की बात करें, देखो ओमीय में कौन कौन सी आती है? ओमीय में जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो ये आपका ओम के नियम का पालन करता है। गैर ओमीय की बात करें जैसे एलईडी हो गया, आपका एलसीडी हो गया, ठीक है, डायोड हो गया, और आपका ये मान लो गैर ओमीय है डायोड, और आपका एससीआर हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ओमीय में कौन आता है? रेजिस्टेंस आता है, आपका ताम्र तार आता है, तार यानी वायर, ठीक है, और आपका टंगस्टन तार, यानी जितने भी तार हैं वो आपके किस में आ जाएंगे? ओमीय में। एलईडी, एलसीडी, डायोड, एससीआर, हैं, थायरिस्टर, ये सब काय में आएंगे? गैर ओमीय में। नेक्स्ट क्या रहा है क्वेश्चन? मानक प्रतिरोध किसका बना होता है? तो मानक प्रतिरोध बेसिकली मैग्नीन का बना होता है ना। जो आपका रेजिस्टेंस बनाया जाता है, मानक रेजिस्टेंस, वो मैग्नीन का बनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए परिपथ में कौन सा सक्रिय अवयव है? अगर हम बात करें सक्रिय और निष्क्रिय, सक्रिय हमारे बोले आते हैं एक्टिव एलिमेंट, सक्रिय, और निष्क्रिय मतलब पैसिव एलिमेंट यानी निष्क्रिय।
निष्क्रिय में हमारे क्या आते हैं, RLC, यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को इस तरह सिंबल। इंडक्टर, इंडक्टर मतलब प्रेरकत्व, इंडक्टर, इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह कुंडली बनी होगी, ठीक है। जैसे चौक देखते हो, जो आपकी ट्यूबलाइट में चौक लगी होती है वो इंडक्टर होती है, या कोई कॉइल्स ले लो तांबे की, है ना, वो भी क्या है, इंडक्टर ही होगा, है ना, उसमें फेरे बना लो तो इंडक्टर बन जाएगा। अब ये क्या है आपका कैपेसिटर, ये आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं, है ना। अब हम बात करें एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो एनर्जी पैदा करें, जैसे करंट सोर्स है तो ये क्या है, धारा उत्पन्न करेगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज उत्पन्न करेगा। और बैटरी है, बैटरी तो होगी, है ना। ये आपके क्या है, ये आपके एक्टिव एलिमेंट है। और पैसिव एलिमेंट वे एलिमेंट जो ऊर्जा पैदा नहीं करते, ये ऊर्जा पैदा नहीं करते बल्कि ये क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, पैसिव एलिमेंट। तो आपका कौन सा पूछ रहा है, सक्रिय पूछ रहा है यानी एक्टिव। तो इनमें से देखो करंट, वोल्टेज और बैटरी में से कोई मिल रहा है, धारा, ये करंट सोर्स मिल रहा है, धारा सोर्स, है ना, करंट सोर्स या धारा सोर्स, तो ये होगा आपका, है ना, एक्टिव एलिमेंट। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। थैंक यू।